हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के द्रव्य। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे आस पास के द्रव्य। हमारे आसपास के द्रव्य, इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो बेटा देखें, सबसे पहली बात आती है कि मैटर होता क्या है, मीन्स द्रव्य क्या होता है, उसकी बात अपन करते हैं। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं छोटे शब्दों में कि देखो, जैसे ये है, ये कोई पार्टिकल है। क्या है ये? पार्टिकल, मतलब ये कोई कण है। क्या है? कण, जो कि बहुत छोटा है। ये जो पार्टिकल है बहुत छोटा है। तो मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मतलब द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या होता है? ऐसे जब बहुत सारे पार्टिकल्स को अपन अरेंज करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? ये क्या है? मैटर। ये क्या है? मैटर, मतलब द्रव्य। और द्रव्य का बेटा दूसरा नाम होता है हिंदी में पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। तो हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। हिंदी में द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। द्रव्य कैसे बनता है बेटा? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, और द्रव्य का दूसरा नाम हिंदी में क्या होता है बेटा? पदार्थ। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 अपन बात करें, सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। नंबर 2 बात करें, लिक्विड स्टेट, हिंदी गैस अवस्था, सॉरी द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। नंबर 3 बात करें, गैस स्टेट, हिंदी गैस अवस्था। तो द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। द्रव्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, तो नंबर 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट, हिंदी में ठोस अवस्था। बेटा आज थोड़ा वॉल्यूम कम है, इसका रीज़न है तबीयत खराब है, इस वजह से। ठोस अवस्था होती क्या है कि ठोस अवस्था द्रव्य की या पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कण बहुत नज़दीकी से जुड़े होते हैं। मतलब क्या है, अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर बाइंड अप विद मोर लेस डिस्टेंस। मतलब बहुत कम दूरी पर जब कण जुड़े होते हैं तो उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें कण बहुत कम दूरी से अर्थात बहुत नज़दीकी से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठोस अवस्था कहा जाता है। तो इंग्लिश कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच particles are bind up with high attraction force and very less distance is called solid state। मतलब क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण बहुत अधिक आकर्षण बल एवं बहुत कम दूरी पर जुड़े रहते हैं उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण बहुत ज़्यादा फोर्स मतलब आकर्षण बल एवं बहुत कम दूरी से जुड़े रहते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। लिख देता हूँ हिंदी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण बहुत अधिक आकर्षण बल एवं बहुत कम दूरी पर जुड़े रहते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण बहुत अधिक आकर्षण बल एवं बहुत कम दूरी पर जुड़े रहते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। इसका बेटा डायग्रामेटिक व्यू देखें, चित्रात्मक निरूपण देखें इसका देखें। ये बेटा कण हैं, छोटे छोटे क्या हैं, ये कण हैं। ये जो पदार्थ है बेटा उसको कहते हैं ठोस। कैसा पदार्थ है ये, सॉलिड। कैसा है, सॉलिड। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि कणों के बीच जो है वो दूरी बिल्कुल कम है। दूरी क्या है, बहुत कम है, मतलब लगभग बराबर है जीरो के। कि ठोस अवस्था में कणों के बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम अर्थात जीरो के बराबर होती है। और जब बेटा कणों के बीच की दूरी कम होती है तो आकर्षण बल ज़्यादा होता है। मतलब इससे एक संबंध निकलता है, हमेशा याद रखना। यहाँ ऊपर साइड में लिख रहा हूँ मैं कि दूरी और आकर्षण बल के बीच संबंध क्या होता है। दूरी हमेशा बेटा व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, आकर्षण बल। AF मतलब अट्रैक्शन फोर्स, AF मतलब क्या होता है, आकर्षण बल। तो जैसे जैसे बेटा आपकी कणों के बीच दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, और कणों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा तो दूरी कम होगी। तो मैंने बोला कि ठोस अवस्था में क्या होता है,
ठोस अवस्था में मैंने क्या बोला आपसे कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है? बहुत हाई होता है। और हाई अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे बेटा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो दूरी कम होती है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो दूरी बढ़ती है। याद रखना बेटा, दूरी और आकर्षण बल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब अगर आकर्षण बल बढ़ता है तो दूरी कम होती है, और दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, हर अवस्था में काम में आएगा। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ठोस पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट चलो नीचे ही देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के गुण। ठोस पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं। तो ठोसों के गुण, नंबर 1, पहली चीज़ बेटा, कणों के बीच जो दूरी है, दूरी क्या है, बहुत कम है। मतलब इनका जो आकार है, इनका जो आकार है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड साइज, आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है। शेप एंड साइज, हिंदी में ठोसों का आकार एवं आकृति निश्चित होती है। नंबर 2, सॉलिड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। जब आकार और आकृति निश्चित है मतलब आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे कि बेटा मैं उदाहरण से समझाऊँ आपको, ये डस्टर है और इसका आप मान लो आकार जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये जैसे मान लो इस हाथ पर इतनी जगह घेर रहा है, इतनी जगह घेर रहा है, तो आज से 10 साल बाद भी इतनी जगह घेरेगा, क्योंकि ठोसों का जो आकार है और आयतन है वो निश्चित होता है। इस जगह हाथ पर रखोगे, जो हाथ पर जितनी जगह घेरेगा ना, तो इसको बेड पर रखोगे तो भी उतनी जगह घेरेगा। तो ये क्या है, ठोस है। ये क्या है, ठोस है, मतलब इसका आकार और आकृति निश्चित है। ठीक है, और आयतन का मतलब होता है कितनी जगह घेरेगा, और जितनी जगह ये हाथ पर घेरेगा उतनी जगह क्या है, बेड पर घेरेगा। तो मतलब ठोसों का आकार और आकृति और आयतन तीनों चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए। ठीक है, आगे बात करें तीसरी प्रॉपर्टी। हिंदी बेटा बोलता जा रहा हूँ मैं हर प्रॉपर्टी का। तीसरा बिंदु, सॉलिड हैज़ नो कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है संपीड़ितता। क्या होता है, संपीड़ितता। अब संपीड़ितता क्या होती है मैं आपको बता दूं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेशन का प्रॉपर्टी, दबाने का प्रॉपर्टी। अब देखो ये आपका डस्टर है, सॉलिड है, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते। आपका आंसर होगा नो। ये सॉलिड है, अब इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो क्या। तो ठोसों का जो दबाने का गुण है उसको, किसी भी पदार्थ का, ठोस की बात नहीं कर रहा, किसी भी पदार्थ को जो दबाने का गुण होता है उसको संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। द कंप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। द कंप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। पदार्थों का जो दबाने का गुण है उससे संपीड़ितता कहा जाता है, और ठोसों में संपीड़ितता होती नहीं है। क्योंकि देखो आप पास किस चीज़ को, जैसे ये 2 मार्कर हैं, ये क्या है, ये आपके 2 मार्कर है। अगर इनके बीच में बेटा दूरी नहीं है, मतलब ये पास पास है, इनके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो इनको आप और पास ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते, क्योंकि दूरी है ही नहीं। जब गैप ही नहीं है तो पास क्या लाओगे, और जब इनके बीच में दूरी हो गई तो आप इनको पास ला सकते हो। तो मतलब क्या है, ठोसों में ये अवस्था होती है, ठोस की ये अवस्था है, मतलब पास पास कण है। अब कण पास पास है मतलब आप इनको दबा नहीं सकते, और पास थोड़े ला पाओगे, इनके बीच में गैप ही नहीं है। और जैसे इनके बीच में अब गैप हो गया, अब दूरी हो गई इनके बीच में, तो इनको आप पास ला सकते हो। ठीक है, तो मतलब जिन पदार्थों में कणों के बीच दूरी होती है उनमें संपीड़ितता का गुण पाया जाएगा, लेकिन जिन पदार्थों में बेटा कणों के बीच दूरी ही नहीं है तो उनमें संपीड़ितता का गुण कैसे पाया जाएगा। तो ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है, मतलब बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, वेरी वेरी लेस होती है।
तो कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेशन ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। किसी पदार्थ का जो दबाने का गुण है उसे संपीड़ितता कहा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड हैज़ नो कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च, मतलब बहुत ज़्यादा। अब मतलब देखो ये एक मार्कर है, इसको आप आसानी से तोड़ दोगे। अगर मैं दोनों को जॉइंट कर दूं तो इनको तोड़ना थोड़ा सा टफ होगा। तोड़ तो दोगे लेकिन टफ होगा। तो मतलब ठोसों में क्या है, कण बहुत पास पास होते हैं। और बेटा बोलते हैं ना कि जब एक उंगली होगी तो हर कोई इसको तोड़ देगा। जब ये उंगली मुट्ठी बन जाएंगी, पांचों उंगलियां, मतलब 4 उंगली और एक अंगूठा जब पांचों में मिल जाएंगी तो इनको तोड़ना मुश्किल होगा। क्योंकि क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब संगठन ही शक्ति है। आपने कहावत सुनी है ना। तो मतलब ठोस में क्या होता है, ये यूनियन वाला ही प्रॉपर्टी होता है कि ठोसों में कण बहुत पास पास होते हैं और पास पास होने की वजह से उनको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हाई एनर्जी की, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठोसों को तोड़ने के लिए, ठोस के कणों को दूर दूर करने के लिए। तो इसीलिए जो सॉलिड होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। ठोसों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोसों में संपीड़ितता का गुण बहुत कम होता है। ठोसों का आकार, आकृति और आयतन तीनों चीज़ें निश्चित होती हैं, ठीक है। आगे अपन में बात करने वाले हैं, देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ये 4 प्रॉपर्टी बेसिक होती हैं, इनको याद रखना। आगे स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा समझते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो ये रिलेशन बेटा याद रखना कि दूरी जो होती है वो आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्स। डिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्स। दूरी आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स क्या होता है कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो बेटा मैं 2 पॉइंट आपको लिखने वाला हूँ, सुनना ध्यान से, समझना, बहुत आसान है। मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा गलनांक। हिंदी वाले ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। इसकी बात मैं बताऊं बेटा, पहले तो ये हाईएस्ट होता है। ये क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। पहली बात तो हाईएस्ट होता है, मतलब उच्चतम होता है, उच्चतम होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सभी पदार्थों का हाईएस्ट होता है। दूसरी बात, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो लोएस्ट होता है। क्या होता है? लोएस्ट, मतलब निम्नतम होता है। ये बात तो पहले याद रखना, ठीक है। अब देखो हिंदी वालों को पहले समझाऊं मैं। गलनांक बेटा ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, गलन प्लस अंक। किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से, गलन प्लस अंक, ठीक है। ऐसे ही क्वथनांक जो है बेटा ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले हिंदी मीडियम वालों को समझा रहा हूँ। क्वथन प्लस अंक, दोनों में दीर्घ संधि है। संधि आपने पढ़ी होंगी हिंदी में। ये गलनांक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गलन प्लस अंक। ऐसे ही क्वथनांक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्वथन प्लस अंक। तो गलन का मतलब होता है पिघलना। क्या होता है? पिघलना या पिघलाना, कुछ ही बोलो, ठीक है। और अंक का मतलब बेटा यहाँ लिया जाएगा ताप से। किससे लिया जाएगा? ताप से। तो बेटा सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई, हिंदी मीडियम वाले सुने ध्यान से, कि वह न्यूनतम ताप या निम्नतम ताप, वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है। वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ या द्रव्य पिघलना शुरू कर देता है उसे गलनांक कहा जाता है। वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है गलनांक कहलाता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले सुने तो मेल्ट मतलब होता है मेल्ट होना, इतना समझे। मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग करना, और पॉइंट मतलब टेम्परेचर, और लोएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी मैटर बिकम, या फिर स्टार्ट मेल्टिंग। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी मैटर स्टार्ट मेल्टिंग।
द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी मैटर स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जो कि लोएस्ट हो और जिस पर कोई मैटर आपका मेल्टिंग स्टार्ट कर दे उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। मतलब वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर दे गलनांक कहलाता है। ऐसे ही क्वथनांक है बेटा, ये उच्चतम होता है, हाईएस्ट होता है। तो द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी मैटर स्टार्ट बॉइलिंग, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी मैटर स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कि वह उच्चतम ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे, अब पिघलना नहीं उबलना शुरू कर दे, उसको कहा जाता है क्वथनांक। ठीक है, तो मतलब क्वथन शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? क्वथन शब्द का अर्थ होता है उबलना। उबलना बोला मैंने, उगलना नहीं बोला, उबलना, वाह बकरी वाला है ना, उबलना। तो वह ताप जिस पर, वह उच्चतम ताप जिस पर कोई पदार्थ उबल जाए वो क्वथनांक, पिघल जाए तो गलनांक। ठीक है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निम्नतम होता है, लोएस्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट मतलब उच्चतम होता है। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें देखो एग्जाम्पल जो आइस के लिए मतलब बर्फ़ के लिए, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट मतलब MP बेटा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोलें 273.15 केल्विन होता है। आइस के लिए मतलब बेटा बर्फ़ के लिए गलनांक का मान 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन होता है। और वहीं बात करें अपन अगर कि वाटर के लिए मतलब पानी जल के लिए, वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा BP, ब्लड प्रेशर नहीं है, शॉर्ट टर्म BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोलें 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो याद रखना पानी के लिए जो क्वथनांक का मान है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और बर्फ़ के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है गलनांक का मान है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो अभी अपन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं किसके बारे में, टेम्परेचर का जो यूनिट है बेटा। यहाँ देखो, आपने देखा यहाँ यूनिट क्या है? सेल्सियस। इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ मैं, ये यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा केल्विन। क्या बोलते हैं? केल्विन। अब दोनों ही टेम्परेचर के यूनिट हैं, डिग्री सेल्सियस भी और केल्विन भी, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो देखें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। देखें आगे, तो अपन बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। सेल्सियस एवं केल्विन में संबंध। सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध होता है बेटा वो अपन पढ़ेंगे सेल्सियस और केल्विन में। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन में। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना बेटा, ताउम्र काम आएगा जब तक आप पढ़ोगे केमिस्ट्री। तो देखें, डिग्री सेल्सियस मतलब डॉट सी से दिखाते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल होता है केल्विन। ये याद रखना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल होता है केल्विन। थोड़ा मैं आपको समझाऊं भाषा के रूप में कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पर केल्विन में मान प्राप्त होता है, केल्विन में मान आता है। ठीक है, या प्राप्त होता है बेटा। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 जोड़ दोगे तो मान किस में आ जाएगा? आपका केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल होता है केल्विन। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे तो मान किस में आएगा? केल्विन में। और इसका उल्टा करें या फिर आप इसको ऐसे बोलें कि केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे तो वैल्यू किस में आएगी? डिग्री सेल्सियस में। इसका हिंदी भाषा रूप देखें कि केल्विन में से 273 घटाने पर
केल्विन में से 273 घटाने पर मान डिग्री सेल्सियस में आ जाता है या प्राप्त होता है। अगर केल्विन में से अपन 273 घटा देंगे तो मान सेल्सियस में आ जाएगा, और सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो मान केल्विन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें बेटा, मैंने बोला देखो एक चीज़ स्टार पॉइंट है, याद रखना कि कमरे का सामान्य ताप नॉर्मल रूम टेम्परेचर ठीक है इज इक्वल होता है 27 डिग्री सेल्सियस। किसी किताब में बेटा ये 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा मिलता है, लेकिन आप याद रखें 27। कमरे का जो सामान्य ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको बेटा मैं केल्विन में बना के दिखाऊंगा और केल्विन से फिर दोबारा सेल्सियस में लेके आऊँगा। तो देखें, पहले आपको लिखना है कि करना कैसे है, तो इधर बता रहा हूँ। पहले आपको लिखना है कि चूँकि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मतलब 273 इज इक्वल होता है केल्विन, ये लिखना है पहले। फिर लगाओगे देयरफॉर, क्या लगाओगे देयरफॉर, तो देयरफॉर डिग्री सेल्सियस की जगह वैल्यू कितनी है बेटा 27, तो मैंने रखा है 27 प्लस 273 इज इक्वल केल्विन चलने देना है। फिर 27 में 273 जोड़ो कितना आएगा 300, तो 300 बराबर क्या आएगा केल्विन। तो बेटा केल्विन में मान कितना आया 300 केल्विन, कितना आया 300 केल्विन ठीक है। तो सेल्सियस में अगर 273 जोड़ते हैं तो बेटा मान केल्विन में आता है। अब इससे जस्ट उल्टा करें, इधर बताएं मैं, देखो ऐसे ही इधर अगर मैंने बोला कि केल्विन का मान आपको 300 दे रखा है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड इसका ये है, केल्विन का मान आपको 300 दे रखा है, तो डिग्री सेल्सियस में निकालना तो कैसे लिखोगे, सिंस 2 डॉट ऊपर सिंगल डॉट नीचे, सिंस केल्विन माइनस 273 इज इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस ठीक है। तो वैल्यू रखो केल्विन का, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल क्या आएगा डिग्री सेल्सियस, घटाओ कितना हो जाएगा 27 बराबर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा 300 केल्विन का मान सेल्सियस में 27 होता है और 27 सेल्सियस का मान केल्विन में 300 होता है। तो केल्विन में अगर 300 केल्विन में से अगर 273 घटाओगे तो सेल्सियस में मान आता है, और सेल्सियस में अगर 273 जोड़ोगे तो केल्विन में मान आता है ठीक है। ये वाली बात याद रखना। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल होता है केल्विन ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लिक्विड स्टेट, जिसकी बात करेंगे द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट ठीक है। द्रव अवस्था मैं आपको द्रव और गैस दोनों को साथ साथ पढ़ा देता हूँ बेटा ठीक है। थोड़ा सा हालत गंभीर है, आपको लग नहीं रहा होगा मैं पढ़ा ही रहा हूँ वैसे बेटा। आपकी रेगुलरिटी जो सस्टेनेबल आपने बनाई है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ बेटा। लिक्विड स्टेट जिसको हिंदी में बोलते हैं, मेरे आज थोड़ा अपेंडिक्स का पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। द्रव अवस्था मुझसे दर्द फर्द सहन नहीं होता और कर रहे हैं, क्या करें। 3 गैस स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था बेटा 9th की मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी, वो कल से, अगर तबीयत सही रही तो कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो द्रव अवस्था क्या होती है कि द स्टेट इन विच, द स्टेट ऑफ मैटर भी लिख सकते हो आप, द स्टेट इन विच स्पेस बिटवीन, बेटा बी और डब्ल्यू का बिटवीन पार्टिकल्स is more than solid and less than gas is called liquid state ठीक है। तो हिंदी में कैसे बोले हैं, पहले इंग्लिश में बताते हैं कि द स्टेट इन विच स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होता है लेकिन द्रव से कम होता है, गैस से कम होता है, उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। दोबारा सुने बेटा, कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें रिक्त स्थान
ठोस से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है, उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। ये पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब स्पेस बिटवीन पार्टिकल ठोस से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। बेटा बार बार मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान दर्द की तरफ है। अब इसका देखो डायग्राम देखें आप, मैं डायग्राम बताता हूँ साथ ही साथ। देखो ये कण है, इनमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गैप। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बेटा क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड, मतलब द्रव है। द्रव्य नहीं है बेटा, द्रव है। तो आपने देखा कि यहाँ जो स्पेस आ गया तो थोड़ा बहुत क्या आ गई? दूरी आ गई। दूरी आ गई बेटा, दूरी बढ़ गई, थोड़ा सा दूरी क्या हो गई? बढ़ गई, बढ़ गई ही है, दूरी बढ़ गई है। रिक्त स्थान आ गया, यहाँ भी रिक्त स्थान है, ठीक है। क्या है? रिक्त स्थान। तो द्रव अवस्था में कणों के बीच दूरी ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है लेकिन गैस की तुलना में कम होती है। वहीं अगर आकर्षण बल की बात करें तो दूरी बढ़ गई, मतलब जो है बेटा आकर्षण बल ठोस से कम हो गया। आकर्षण बल क्या हो गया? कम हो गया। आकर्षण बल क्या हो गया? कम। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है लेकिन दूरी ठोस से ज़्यादा होती है। वहीं अगर बात करें अपन गैस अवस्था की तो डेफिनेशन वही है कि द स्टेट ऑफ मैटर, थोड़ा सा चेंज करना है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज more than solid and liquid is called gas। कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जो रिक्त स्थान ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? गैस अवस्था कहा जाता है। या फिर एक छोटे से रूप में आप ये बोलें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच दूरी या रिक्त स्थान सभी अवस्थाओं से ज़्यादा होता है उसे गैस अवस्था कहा जाता है, ठीक है। डायग्राम इसका देखें तो देखें, एक कण यहाँ, 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 एक कण यहाँ। तो बेटा ये जो आपका चित्र बना है वो किसका है? गैस अवस्था का। किसका है? गैस स्टेट का। किसका है? गैस स्टेट का, गैस अवस्था, ठीक है। तो बेटा आप देखें, एक बार मैं कहीं ठोस सॉलिड कार बना देता हूँ। ये आपका हो गया द्रव। क्या हो गया? द्रव। यहीं मैं आपको ठोस का बनाना भी बीच में बना दूँ दोनों के। ये क्या हो गया बेटा? ठोस है। ये क्या है? ठोस, मतलब सॉलिड। तो आप तीनों फिगर्स का कंपैरिजन कर सकते हो बेटा कि देखो मैं बताता हूँ कि ठोस में जो क्या है, कण बहुत पास पास चिपके हुए हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस नहीं है। लेकिन ठोस की बजाय लिक्विड में देखें तो स्पेस बढ़ गया, पार्टिकल्स के बीच दूरी आ गई, कणों में रिक्त स्थान बढ़ गया। यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया। यहाँ देखो कण बहुत बहुत दूर हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात एक चीज़ समझ में आई कि जब कण बेटा पास पास होंगे तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको एक संबंध बता दिया कि डिस्टेंस ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स के। दूरी आकर्षण बल के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। तो कणों के बीच दूरी नहीं है मतलब आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, कणों के बीच दूरी बढ़ी मतलब आकर्षण बल कम हो गया, कणों के बीच दूरी बढ़ी तो आकर्षण बल बहुत कम हो गया। तो गैस अवस्था में आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और द्रव अवस्था में बीच का होता है।
मतलब ठोस से तो कम होता है आकर्षण बल, गैस से ज़्यादा होता है। अब बेटा एक और चीज़ बताऊं, एक गैस में क्या है, कणों की भी दूरी आ गई, तो एक तो देखो एक इंसान पकड़ रखा है, एक आदमी ने, एक पकड़ रखा है 4 आदमी ने, भागना कहाँ से आसान होगा, एक आदमी वाले से। मतलब क्या है हुआ इसका कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जब आकर्षण बल का मान कम हो जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो बेटा गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा गैस की, वो हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट। गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है बेटा गैस के कणों की, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठोस के कणों की उससे, द्रव के कणों की उससे कम होती है। मतलब 2 तीर लगा रहा हूँ, तो द्रव की गतिज ऊर्जा कम होती है गैस की तुलना में, और बेटा ठोस की बिल्कुल 0 के बराबर होती है। मतलब 1 तीर लगा रहा हूँ बस, ठीक है। तो ठोस की गतिज ऊर्जा कम होती है, गैस द्रव की उससे ज़्यादा होती है, गैस की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं 3 क्रम बताऊंगा आपको। एक तो गतिज ऊर्जा के अकॉर्डिंग बताऊंगा, देखो मैं बोल के बता रहा हूँ कि ठोस की गतिज ऊर्जा कम होती है सबसे कम, द्रव की उससे ज़्यादा, और गैस की सबसे ज़्यादा होती है। आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होता है। दूरी की बात करें अगर अपन, तो ठोस में कणों की भी दूरी बिल्कुल कम होती है, सबसे कम होती है, मतलब द्रव में उससे ज़्यादा होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनको तीनों का क्रम में लिख के बताता हूँ। और दूसरी बात, एक और चीज़ रह गई मुझसे कि अवस्थाओं में बेटा, मतलब जो पदार्थ या द्रव्य की अगर अपन बात करते हैं, तो द्रव्य में एक भौतिक राशि होती है जिसका नाम है बेटा घनत्व। अब घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। हिंदी वाले सुने, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। मतलब इंग्लिश में क्या है कि द मास present in per unit volume, the mass present in per unit volume is called density. The mass present in per unit volume is called density. तो मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो मतलब गैस का जो घनत्व है वो कम होता है, द्रव का उससे कम, और सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है। अब देखें चारों के अकॉर्डिंग क्रम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट आए तो बता देना मुझे। देखो पदार्थों का व्यवस्थित क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ मैटर्स, ठीक है। द्रव पदार्थों या द्रव्यों का अपन क्रम पढ़ रहे हैं, तो देखो पहला पढ़ेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पहला पढ़ेंगे कणों के बीच दूरी के आधार पर। तो कणों को दूरी के आधार पर अगर बेटा पढ़ें अपन, तो देखो सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। लिक्विड हिंदी में द्रव, ठीक है। और गैस मतलब गैस ही होता है हिंदी में भी, गैस, ठीक है। तो अगर अपन घटता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा बेटा जो घटता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो किस में होती है, चलो बढ़ता क्रम देख लेते हैं। सबसे कम दूरी होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में। गलत बोल रहा हूँ बेटा मैं, लिख सही रहा हूँ ना, बोल गलत रहा हूँ। कि सॉलिड में दूरी सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम हुआ आपका, असेंडिंग ऑर्डर हो गया है ना, डिसेंडिंग हो गया घटता क्रम। कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग, ठीक है। तो सबसे जो कम दूरी होती है वो ठोस में होती है, उससे ज़्यादा द्रव में, सबसे ज़्यादा गैस में होती है। अगर बात करें दूसरा, एक तो दूरी के अकॉर्डिंग क्रम हो गया, दूसरा पढ़ रहे हैं अपन
ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, मतलब घनत्व अनुसार क्रम, घनत्व अनुसार क्रम। तो बेटा पदार्थों का घनत्व के अनुसार क्रम देखें तो देखो वही सॉलिड मतलब ठोस का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, उससे कम गैस का होता है, सॉरी लिक्विड का होता है, सबसे कम गैस का होता है। ठीक है, तो घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व सॉलिड का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है, सबसे कम गैस का होता है। ठीक है, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का उससे कम और गैस का सबसे कम होता है। ये था 2 के अकॉर्डिंग क्रम अपने देख लिया। और गतिज ऊर्जा का और देख लेते हैं एक बार। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, शॉर्ट में KE बोलते हैं इसको। तो गतिज ऊर्जा के अकॉर्डिंग क्रम देखें बेटा तो देखो सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव और गैस मतलब गैस। तो बेटा अगर इसका बढ़ता क्रम देखें तो सॉलिड की सबसे कम होती है गतिज ऊर्जा, लिक्विड की उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा ऑर्डर देखा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। बेटा लिखने का मतलब बदल जाएगा, बस ये याद रखना, ये बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है, देखो एक बार दोबारा बोल बताऊँ, सॉलिड की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, द्रव की उससे ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर बताया। और ये दोनों बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर थे। कौन से ऑर्डर थे, डिसेंडिंग, मतलब घटते क्रम थे। कौन से क्रम थे, घटता क्रम, जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं, ये घटते क्रम थे। ठीक है, तो ये 3 क्रम याद रखना कि सबसे ज़्यादा तो घनत्व और बेटा दूरी है वो ठोस, दूरी सबसे कम ठोस में होती है, पर उससे ज़्यादा द्रव में होती है, सबसे ज़्यादा गैस में होती है। घनत्व देखें तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस का होता है, उससे कम द्रव का होता है, सबसे कम गैस का होता है। गतिज ऊर्जा देखें तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैस की होती है, उससे कम होती है द्रव की, उससे कम होती है सॉलिड की, ठोस की। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सौरभ अग्रवाल आपसे बेटा विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। शुभ रात्रि।